नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, यानी बोलते वक्त इनके अकेले का उच्चारण नहीं होता है, उसके साथ उसमें कोई न कोई स्वर निहित होता है, सवाद और ध्वनि होती है, स्वतंत्र नहीं होते, बोलते वक्त स्वरों की सहायता ली जाती है। दो तरीके होते हैं इनके, अभ्यंतर परिवर्तन उच्चारण के और बाह्य परिवर्तन। अभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर इनको कुछ भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, दूसरे आ जाते हैं आपके स्पर्श हो गया, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये चार भाग होते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? वायु और जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है। इनके उच्चारण करते वक्त क वर्ग से लेकर मैं तक की जो ध्वनि वर्ण होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 इनको अक्षर भी कहते हैं, इन्हें ही अक्षर कहते हैं सभी को। स्पर्श व्यंजन में ये 25 वर्ण होते हैं, लेकिन इनमें भी अगर न मानने की वरीयता हो तो किसको नहीं माना जा सकता इनमें भी? तो सबसे पहले वरीयता आएगी पंचम वर्ण। पंचम वर्ण स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आएगा अगर नहीं मानना हो तो उसमें, क्योंकि डीपली पूछ सकते हैं इसमें, तो नहीं मानना हो तो पंचम वर्ण। दूसरा च वर्ग, च, छ, ज, झ और पंचम तो आ ही जाता है उसमें ही, तो ई, यानी 5 पंचम वर्ण, 5 च वर्ग। दूसरे नंबर पर ये आते हैं। मान लो पंचम वर्ण भी नहीं दे रखे हों और फिर और दे रखे हों और उसमें च वर्ग दे रखा हो तो च वर्ग को आप स्पर्श व्यंजन नहीं मानेंगे, उसकी वरीयता यह होती है। तीसरा क वर्ग, यह भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में न मानने के तीसरे क्रम में आएगा, यानी इनके उच्चारण में वायु का स्पर्श कम होता है, हवा का स्पर्श कम होता है, इसलिए ये मानने की ये क्रम होगा। जैसे इसके चयन उदाहरण ले लेते हैं अपन। पहला उदाहरण क, च, ट और मैं। ये चार बातें दी, चार ऑप्शन है, मान लो आपके सामने आ गए और पूछ लिया कि भाई इसमें से बताइए कि स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है क, च, ट, मैं में से, तो आपका उत्तर ये होना है पंचम वर्ण। फिर आपका पूछ लेता है दूसरा ऑप्शन, देखिए क, च, ट और त। इसमें से अगर पूछ ले कि भाई पंचम वर्ण नहीं हो कौन सा है, कौन सा नहीं है, उसकी वरीयता बताइए, तो च वर्ग पर जाएंगे आप, च पर जाएंगे। और तीसरा आपका हो ये कि क, ट, त और प। इसमें से पूछ ले तो फिर आपका उत्तर ये होना है। ठीक है, इनके मानने का क्रम ये होगा, सीक्वेंस है वो ये होगा। पहले पंचम वर्ण, फिर च वर्ग और फिर क वर्ग, ये माना जाएगा। कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं,
ये र, ल और व, चार होते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं? वायु अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। उसमें व्यंजन मतलब क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि वायु जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो घर्षण होता है, संघर्ष होता है, और उसमें वायु संघर्ष के फलस्वरूप उसमें उत्पन्न होती है। तो स और है, ये चार संघर्ष व्यंजन है। 25, 4, 29 और 4, 33, ये 33 व्यंजन हो गए यहाँ तक। चार संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। अक्षय, त्रय, गे और श्रय। अक्षय है ये क, श और ऐसे मिलकर के बना है, तय, र और ऐसे, और गे है ये जय की उसमें बना है, जय, ये और ए, और श्रय है ये स तालव्य आएगा इसमें, ये ध्यान में रखना। ये देखो, ये गुंडी से याद रखना, यहाँ गुंडी जो लगी है वो तालव्य पहले की है, स, र और ए। ये चार संयुक्त व्यंजन है। 33, 4, 37 का मामला हो गया यहाँ। अब इसमें कुछ और बच गए हैं, उनको कुछ और भाग बना दिए गए हैं, या उनको कुछ अन्य तरीके से अलग जानते हैं। उसमें देखिए, एक तो आपका होता है स्पर्श संघर्षी, ये कुछ किताब वाले दे देते हैं, तो स्पर्श संघर्षी में आपको चय वर्ग याद रखना, चय, छय, जय, जय और ई, ठीक है। दूसरा है ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब होता है कम, धीरे से, कम, और कम दो में ही होती है, ये और वह में, और इन दोनों को ही क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, आधा स्वर। बहुत कम मात्रा में वायु का स्पर्श होता है इसमें, ये और वह में। और एक होता है संघर्षी, ये तो स्पर्श संघर्षी है ये, और एक होता है संघर्षी, वही उसमें वाले संघर्षी होते हैं चार, स और है। इनमें संघर्ष होता है वायु का, जिव्या के साथ बोलते हैं तब उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें संघर्षी कहते हैं। तो एक कैटेगरी ये हो गई। अब कुछ ये बच गया आपका एक प्रकंपित। प्रकंपित कंपन जिसमें होता है प्रकंपित व्यंजन, और वो होता है र, प्रकंपित र, इसमें कंपन होता है, र जिव्या बोलते हैं तब कंपन उत्पन्न होता है। और एक आपका हो गया पार्श्विक, पार्श्व का मतलब होता है बगल से वायु का निकलना, और वो होता है लय, पार्श्विक व्यंजन ये है। और एक होता है आपका उत्क्षिप्त, इसी को ताड़न जात कहते हैं, और इसी को ताड़न जात मतलब पिटी हुई, उत्क्षिप्त फेंकी हुई जो ध्वनि होती है वो उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म होना, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका अड़, और एक होता है अढ़, यानी इनके नीचे नुक्ता लगती है, बिंदु लगती है, वो दोनों ये होते हैं, ठीक है। इनमें अंतर क्या होता है आपका? एक तो होता है ढ, एक होता है अड़, ठीक है, और एक होता है ढ, और एक होता है अढ़, अढ़। और इसमें एक और होता है नंग, न, कुछ लोग इसको भी वो बोलते थे, लेकिन ये होता है ऐसे है नंग, हाँ ये होता है मात, इन पे बिंदी का वो है। अब देखो ये कहाँ आता है? पहला ढ,
ये तो आता है ट के ट वर्ग में, ट ठ ड ठ और ड। ये किस में आता है, ड़, ये अलग है। ये किस में आता है, क वर्ग में, क के सबसे अंत में न, ठीक है। ये ड ट की लाइन में ही आता है, ट ठ ड और ढ। और ये अढ़ होता है, अढ़ होता है। इनमें अंतर देखो, इसको आर से लिखते हैं, इसको आर से, इसको एन से लिखते हैं, ठीक है। और इसको डी से लिखते हैं, इसको डी एच से लिखते हैं, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं आर एच से, गढ़, जैसे गढ़, अढ़, अढ़ में बोला जाता है। इनमें अंतर क्या होता है, जिनके नीचे नुक्ता होती है, बिंदु होती है, उनको हिंदी में जो भी शब्द बनता है उस शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। ये दोनों ही वर्ण का प्रारंभ में कभी भी प्रयोग नहीं होता, या तो इनका बीच में होता है या अंत में होता है। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा, ये किसी भी अगर बीच में या अंत में भी हो रहा है प्रयोग और इनसे पहले कोई स्वर नहीं है, उस व्यंजन में आधा है, तो इनका प्रयोग नहीं होगा, वहाँ स्वर का होना जरूरी है। जैसे गड्ढा, तो इसके ये स्वर रहित व्यंजन है यहाँ, तो इसके नीचे ये इसका प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। गड्ढा ये सही है, शुद्ध वर्ण ये है, ठीक है। गढ़ ये अंत में आया तो नुक्ता लग जाएगी नीचे, गढ़। जैसे डमरू ये होता है तो प्रारंभ में आता है, इस पे मात्रा, इस पे इसके नीचे नुक्ता नहीं लगेगी। और जैसे सड़क बीच में आया तो नीचे नुक्ता लग गई, बिंदी लग गई। मोटा मोटी ये अंतर होता है इनमें। इंग्लिश वर्ण भी इनके अलग होते हैं। तो ये व्यंजन से संबंधित जानकारी थी। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।